मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम इस ई कंटेंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे आधुनिक युग की द्विवेदी युगीन काव्यधारा के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चीर गांव नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मिथिलाधिपति नंदन शरण गुप्त था। इनके पिता सेठ रामचरण कनकलता उपनाम से काव्य रचना करते थे। काव्य या साहित्य की रचना के प्रति उन्मुक्ति इनको अपने जन्म से ही अपने पिता से मिली थी। पिता के उपनाम के आधार पर गुप्त जी ने स्वर्णलता उपनाम से छपे लिखना प्रारंभ किया। गुप्त जी ने किशोरावस्था में ऋषिकेश या ऋषिकेंद्र उपनाम से रचनाएं लिखी। यद्यपि गुप्त जी प्रारंभ में ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचनाएं किया करते थे। इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं थी वह ब्रज भाषा में ही प्रकाशित हुई थी, लेकिन इनके जो काव्य गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके प्रेरणा से प्रेरित होकर के इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना करना छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य लिखना प्रारंभ किया। खड़ी बोली की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम कविता है वह हेमंत 1905 ईस्वी में खड़ी बोली में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह जो एक खंड काव्यता रंग में भंग सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त प्रारंभ में ब्रज भाषा में रचना लिखते थे, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से प्रेरित होकर के उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल करके इन्होंने ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में काव्य रचना करना प्रारंभ किया। रंग में भंग जो कि इनका पहला खंड काव्य था, इसमें इन्होंने बूंदी व चित्तौड़ की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त का सबसे चर्चित जो काव्य संग्रह है वह है भारत भारती, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती एक राष्ट्रीय प्रेरणा से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक रचना है, जिसके ऊपर बाद में अंग्रेजी शासन ने अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। कहा जाए तो इन्होंने भारतीय व नित्यानंद उपनामों से भी रचनाएं लिखी हैं। साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त को दद्दा के उपनाम से भी जाना जाता है। सन 1932 ईस्वी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था, अर्थात इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद भी किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो प्रारंभ में ब्रज भाषा में थी, लेकिन कुछ समय के अनंतर ही इन्होंने ब्रज भाषा से विमोह करके खड़ी बोली हिंदी को अपनी काव्य की प्रमुख भाषा बना लिया। खड़ी बोली हिंदी में सर्वाधिक प्रबंध काव्य लिखने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को ही है, क्योंकि इन्होंने कुल मिलाकर के 19 काव्य संग्रह लिखे, जिनमें से दो महाकाव्य और 19 खंड काव्य, कुल मिलाकर के 21 काव्य संग्रहों का इनके द्वारा रचना की गई या निर्माण किया गया। महाकाव्य की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त के दो महाकाव्य हैं, साकेत और जय भारत। साकेत 1931 में 12 सर्गों में राम काव्य धारा से संबंधित महाकाव्य है, तो जय भारत 1952 में प्रकाशित और रचित प्राचीन हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण है, जिसमें 47 शीर्षक है। खंड यदि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य की चर्चा की जाए तो कुल मिलाकर के इन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की थी, जिनमें से पहला रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की शौर्य गाथाओं का इन्होंने वर्णन किया है। तत्पश्चात 1910 ईस्वी में जयद्रथवध, 1914 में शकुंतला, 1915 में पंचवटी, 1916 में किसान, 1926 में शैलेंद्री, 1927 में बंक संहार
1927 में वन वैभव, 1927 में ही शक्ति, 1932 में यशोधरा, 1936 में द्वापर, 1936 ईस्वी में ही सिद्धराज, 1940 में नहुष, 1941 में कुणाल गीत, 1942 में करबला, 1946 में अजीत, 1950 ईस्वी में हिडिंबा, 1957 ईस्वी में विष्णुप्रिया और 1960 ईस्वी में रत्नावली जैसे खंड काव्यों की रचना मैत्रेय गुप्त के द्वारा की गई। यदि द्वापर की बात की जाए तो 1936 में मैत्रेय गुप्त द्वारा रचित और प्रकाशित द्वापर खंड काव्य में कृष्ण कथा का वर्णन है। कृष्ण कथा पर आश्रित यह एक कालाप शैली में लिखा गया इनका खंड काव्य है। मैत्रेय गुप्त एक राष्ट्र कवि के रूप में हमारे बीच में जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन समय में राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ करके भारतीय संस्कृति और देशभक्ति के बीच समन्वय का काम करते हुए तत्कालीन भारतीय जनता के अंदर जागृति उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने भारत भारती की रचना में इनकी राष्ट्रीय भावना से उद्भूत विचारों को देखा जा सकता है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा है, क्षत्रिय सुनो, अब तो कुएस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। इस प्रकार से इन्होंने एक खुला आह्वान तत्कालीन समय में भारतीय जनता से किया था। मैत्रेय गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जनमन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया था। काव्य संग्रह के अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएं, जिनमें से उनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक प्रसिद्ध हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनक। मैत्रेय गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य हैं, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन इन्होंने बहुत ही मार्मिक रूप से किया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ हैं, जिसमें नारी की वेदना को मुखरित किया था। नारी ने की व्यवस्था को इन पंक्तियों में गुप्त जी ने उभारा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से राष्ट्र कवि मैत्रेय गुप्त की रचनाएं राष्ट्रीय काव्यधारा से, भारतीय संस्कृति से, जन जागरण से और नारी के प्रति सहानुभूति से जुड़ी हुई रचनाएं रही है। यदि तत्कालीन समय की बात की जाए, जब द्विवेदी युग के अधिकांश कवि केवल सामान्य काव्य की रचना कर रहे थे, उस समय मैत्रेय गुप्त ने जो जन जागृति, राष्ट्रीय क्रांति उत्पन्न करने का कार्य किया है, वह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। चाहे साकेत की बात हो, यशोधरा की बात हो, निश्चित रूप से मैत्रेय गुप्त ने जहाँ जहाँ पर भी अवसर आ पड़ा है, भारतीय नारी के वास्तविक और महिमा मंडित स्वरूप को भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैत्रेय गुप्त, जिनका साहित्य आज भी बड़े ही सम्मान के साथ पाठकों के द्वारा पढ़ा जाता है, श्रोताओं के द्वारा सुना जाता है, निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि के रूप में स्थापित है। मैत्रेय गुप्त की जीवनी के बारे में देखने पर हम पाते हैं कि इनका जो निधन था वो 1964 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अल्पकाल में ही भारत के तत्कालीन साहित्य धारा को एक नई दिशा प्रदान की, जो आज भी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो आज के इस कंटेंट में हमने मैत्रेय गुप्त के सामान्य जीवन परिचय के बारे में समझा है। द्वापर की चर्चा की जाए तो द्वापर कृष्ण कथा पर आश्रित इनका एक खंड काव्य है, जिसकी चर्चा हम अगले कंटेंट में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।